हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। फोकस रहेगा हमारा एक स्पेशल ट्रेंड के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि जेनजीज जो हैं, जेनजी प्रोटेस्ट वो धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा है। सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेडागास्कर, मोरक्को, नेपाल, डिफरेंट कंट्रीज़ को देखोगे तो एक एक चलन सा बन गया है ये। इसके कारण को समझेंगे हम, एंड यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसका इंपॉर्टेंस क्या है उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो डिस्कशन में जाने से पहले हम कुछ क्विक फैक्ट्स को देखेंगे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेचुरल फार्मिंग। व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग? न्यूज़ में क्यों था ये? तो हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग आर्टिकल आया था कि वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। समझते हैं इसको हम। देखो, इट्स अ टाइप ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम। एक तरीका है जहाँ पर अवॉइड्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स। कहता है कि मार्केट से हम कोई सामान खरीद के नहीं लाएंगे। मतलब क्या है? फर्टिलाइज़र है, मैन्योर वगैरह है, हम खुद से बनाएंगे उसको। तो ऑन फार्म, इसको ऑन फार्म फार्मिंग भी कहते हैं। ऑन फार्म, यहाँ देखो, ऑन फार्म फार्मिंग भी कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन कोर क्या है? तो नेचर इज सेल्फ सफिशिएंट। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे काउडंग है, काउ यूरिन है, उसको यूज़ करेंगे। मतलब जो खेत में हमारा, खेत से बाहर जाना ना पड़े हमें, पानी है, बीज कुछ भी है, ऑन फार्म सब चीज़ें होंगी। देखो, ऑल्सो नोन एज ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसको क्या कहते हैं हम? ZBNF, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। कंसेप्ट किसने लाया था? तो सुभाष पालेकर। आप नाम जानते होंगे इसका। तो देखते हैं 4 कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग क्या है। पहला कहता है जीव मृथा। इसको याद रखना, जीव मृथा, बीज मृथा, आच्छादना एंड वापसा। क्या है ये सब? देखो, जीव मृथा क्या है? काउ डंग एंड काउ यूरिन, इसको मिक्स करके एक सोल्यूशन तैयार किया जाएगा जो यूज़ होगा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, एज अ फर्टिलाइज़र। फिर है बीज मृथा। क्या होता है? नेचुरल पेस्टिसाइड। मतलब इसमें बेसिकली हम काउ डंग को ही यूज़ करते हैं, काउ यूरिन को ही यूज़ करते हैं। यहाँ देखो, आच्छादन क्या है? व्हाट इज़ आच्छादन? तो सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए, वो उड़ ना जाए, सूख ना जाए, क्या करते हैं हम? सॉइल को, उसके टॉप लेयर को लीव्स से, क्रॉप रेसिड्यू से उसको ढक देते हैं कुछ टाइम के लिए, उसको आच्छादन कहते हैं। वापसा क्या होता है? सिंपल है, वो जो हम गुड़ाई करते हैं सॉइल की, मतलब उसको एरेट कर रहे हैं हम, उसको डिस्टर्ब करते हैं, एरेट करते हैं, उसको बोलते हैं वापसा। तो 4 कंपोनेंट्स हो गए नेचुरल फार्मिंग के। क्या क्या है? आच्छादन, जीव मृथा, बीज मृथा, वापसा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो हम, कि नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या सेम है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ देखिए, बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? तो नेचुरल फार्मिंग जो है, अवॉइड ऑल एक्सटर्नल इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर। समझ में आ रही होगी बात कि एनएफ में क्या होता है, हम बाहर से कुछ भी लेके नहीं आएंगे। बट अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो सिंथेटिक केमिकल्स, ऑर्गेनिक इनपुट्स को हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो देखो, सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? कि सस्टेनेबिलिटी, इकोसिस्टम को मेंटेन करना, दोनों का उद्देश्य एक ही है, चाहे वो ओएफ हो या फिर नेचुरल फार्मिंग हो। बट डिफरेंसेस क्या है? नेचुरल फार्मिंग में मार्केट से कुछ लेके नहीं आएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक पदार्थों को मार्केट से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या होता है? सबसे बड़ा देखो बेनिफिट क्या है? रिड्यूस्ड मार्केट डिपेंडेंस। हम जो कि फर्टिलाइजर्स मार्केट से नहीं खरीद रहे हैं, तो गरीब से गरीब लोग भी इसको शुरू कर सकते हैं, ऐसी खेती कर सकते हैं। केमिकल फ्री न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स, ठीक है, सिंपल सी बात थी। आगे देखते हैं। चलो, एक कंसेप्ट देखते हैं हम, क्वांटम टनलिंग का। क्या होता है ये? न्यूज़ में क्यों है ये? तो देखो, आपने कल पढ़ा होगा कि 25 का जो नोबेल दिया गया फिजिक्स में, वो किस लिए दिया गया है? इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्वांटम टनलिंग सिर्फ एटम्स एंड पार्टिकल्स तक सीमित नहीं है, लार्जर सिस्टम में भी, मतलब देखो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी ये यूज़ हो सकता है, इसको हम काम में ला सकते हैं। समझते हैं इसको हम। देखो, तो टनलिंग क्या होती है? बेसिकली एक फिनोमेनन है इन विच पार्टिकल्स एट क्वांटम लेवल बिहेव लाइक वेव्स एंड पास द एनर्जी बैरियर दैट इज क्लासिकली शुड नॉट बी एबल टू क्रॉस। इसका मतलब क्या है? देखो, व्हाट इज क्वांटम लेवल? तो क्वांटम आप समझो इस तरह से कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल जो हो सकता है, ठीक है, हमने एटम्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, उस लेवल पे देखा जाता है। तो पार्टिकल्स ना, जहाँ पे सपोज करो उनको कोई वॉल क्रॉस करना है, एग्जाम्पल समझते हैं, वॉल क्रॉस करना है, उनके पास एनर्जी नहीं है, तो पार्टिकल वो क्या करेंगे? वेव की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे और उस वॉल को वो इजीली क्रॉस कर लेते हैं। तो अभी तक ये क्या था? हमें पता था कि ये चीज़ें सिर्फ पार्टिकल्स में होती हैं, एटम्स में होती हैं,
बट बड़े लेवल पे नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ देखो एक देखो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग, इसको प्रूव कर दिया गया। जो 25 का नोबेल दिया गया इसीलिए दिया गया है क्योंकि उन साइंटिस्ट ने प्रूव किया है क्या कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स भी और लार्ज पार्टिकल सिस्टम्स भी एग्जिबिट करते हैं क्वांटम टनलिंग को। ठीक है, इन्होंने प्रूव किया है इसको। आपको देखो जानकारी ये होनी चाहिए कि फिजिक्स का नोबेल किसको दिया गया 25 का, किसके लिए दिया गया, तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। व्हाट इज क्वांटम टनलिंग पूछ सकता है प्रीलिम्स में। तो ऐसा फेनोमेनन जिसमें देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम कोई बॉल फेंकते हैं दीवार पे तो टकरा के वापस आएगा, नीचे गिरेगा। बट अगर टनलिंग के थ्रू वो जाएगा, अगर टनलिंग उसमें होगा तो वो सीधे पास थ्रू करता चला जाएगा। ठीक है, तो हमें पता था पहले कि ये चीज़ें सिर्फ पार्टिकल स्तर पे होती हैं, बट अभी क्या कर दिया गया, प्रूफ कर दिया गया नहीं, जो लार्जर सिस्टम्स हैं, बड़े मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं, उसमें भी टनलिंग हो सकती है। चलो आगे देखते हैं प्लेसेस इन न्यूज़। कैसे प्लेसेस हैं, देखो इनका बस नाम जानना ज़रूरी है क्योंकि सभी के सभी साउथ चाइना सी में लाई करते हैं, हमेशा चर्चा में रहते हैं। पहला देखो थिट्टू आइलैंड्स है, स्प्रैटली आइलैंड्स है, सैंडी के है, स्कारबोरो शोल है, 9 डैश लाइन है। सभी के सभी कहाँ लाई करते हैं, साउथ चाइना सी के भीतर। नेक्स्ट देखते हैं 2 मेगा एग्री स्कीम्स लॉन्च। कौन कौन से एग्री स्कीम्स को लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा। पहला है पीएम धन धान्य कृषि योजना, PMDDKY। दूसरा है पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन, इसका नाम दिया गया है। देखो दोनों जो हैं उनको अनाउंस किया गया था बजट 25-26 के भीतर, दोनों 6 साल के लिए लॉन्च करे गए हैं। जो PMDDKY है उसका उद्देश्य क्या है, तो 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो कृषि के क्षेत्र में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वैसे 100 जिलों को चुना जाएगा, उनको बूस्ट किया जाएगा उनकी एग्रीकल्चर को लेकर के। ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट कहता है पल्सेस के रिगार्डिंग क्या है, पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन। ठीक है, यहाँ देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन पल्सेस प्रोडक्शन। कुछ देखो फैक्ट्स हैं, क्या कहता है, इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इंडिया जो है पल्सेस का वो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। देखो सेकंड कहता है कि इन टोटल क्या कहता है 12 पल्स क्रॉप्स हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, 12 पल्स क्रॉप्स हम उगाते हैं, खरीफ में भी, रबी में भी, समर, ध्यान रखना खरीफ में भी, रबी में भी, समर में भी। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, इसका टारगेट क्या है, देखो तो जो प्रोडक्शन होता है वो कंसंट्रेटेड है। कहता है जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों मिलकर के 55% तक कहता है जितना भी हम पल्स प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ उसका 55% जो है MP, महाराष्ट्र एंड राजस्थान में होता है। तो इसका देखो उद्देश्य क्या हो गया, जो अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे दिक्कत है उसको देखा जाएगा, दिक्कत क्या है उसको हेल्प करी जाएगी। अल्टीमेटली क्या करना है हमको, पल्स प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनना है। चलिए कुछ शॉर्ट न्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट कहता है एक जगह है कजान, कजान ये काफ़ी चर्चा में है, क्यों, 2 कारण से। पहला है कि इंडिया विल ओपन अ कंसुलेट, खुलने वाला है कजान के भीतर, कहाँ है, रशिया में। सेकंड कहता है न्यूज़ में दिया गया था कि जो वोल्गा नदी है वो किससे मिलती है, कामा नदी से, किधर, कजान के भीतर। सब रशिया की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो कहता है बैरन आइलैंड्स। इसका देखो कुछ खास कंटेक्स्ट तो नहीं है, बस पेपर में दिया गया था कि बैरन आइलैंड्स है, ये ओनली कन्फर्म्ड एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर का है, साउथ एशिया का। कहाँ है ये, अंडमान सी में है एंड अप्रोक्सीमेटली 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर। पूछ सकता है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है क्योंकि एक रिसर्च में पता चला है कि जो बैट्स, चमगादड़ जो होते हैं वो उड़ते हुए बर्ड्स को भी हंट कर लेते हैं, मतलब पूछ सकता है पेपर में। तो देखो सम बैट्स, कुछ बैट्स ऐसे होते हैं जो बर्ड्स का भी शिकार करते हैं, यस करते हैं। सेकंड देखो डू एवरी बैट यूज अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन। तो देखो इकोलोकेशन क्या होता है, साउंड वेव्स के थ्रू, मतलब इको करता है, आपको नेविगेशन में हेल्प मिलती है, स्पेशली जो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो क्या पूछता है, क्या हर बैट क्या इसको यूज़ करता है क्या, नहीं, ओनली 70% बैट्स यूज दिस सिस्टम। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसको यूज़ क्यों करते हैं इस सिस्टम को, तो नेविगेशन के लिए, हंटिंग के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, पता क्या चला है कि जो बैट्स होते हैं वो जो बर्ड्स उड़ रही हैं आसमान में उसको वहीं पे वो पकड़ के खा लेते हैं। आगे देखते हैं, देखिए क्या कहता है, स्प्रेडिंग जेंजी प्रोटेस्ट, कहाँ स्प्रेड कर रहा है ये, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है हाउ इज यूथ लेड एक्टिविज्म बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर। तो हमारा कोर यही है, हम जो डिस्कस करेंगे जेंजी प्रोटेस्ट को, हमारा कोर यही रहेगा कि यूथ जो है वो जो एक्टिव अभी हो रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो क्या है, वो कॉज है क्या, कॉन्सिक्वेंस है क्या, किस चीज़ के लिए, चेंजिंग सोशल स्ट्रक्चर। इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं
हु आर जेंजीज, जेंजीज कौन है? तो वैसे लोग जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है, जेंजीज कहते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, नोटिस करना आप कि यूथ मूवमेंट्स पहले भी हुए हैं, दुनिया भर में हुए हैं, उनमें और जो अभी एक ट्रेंड चला है जेंजी प्रोटेस्ट का, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर देखेंगे हम कि आखिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ये हो रहे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मोरक्को, मेडागास्कर वगैरह है, यहाँ पे सिमिलरिटीज़ क्या हैं। हर जगह तो नहीं हो रहा है, यूएस में तो नहीं हो रहा है, तो ये हो क्यों रहा है एक्चुअली, क्या की कॉजेज़ हैं इसके। अब देखते हैं हम कि शेयर्ड कॉजेज़ क्या क्या हैं, की ड्राइवर्स क्या हैं इन प्रोटेस्ट का। पहला देखते हैं इश्यूज़, क्या कहता है कि जो रहन सहन हमारा है उसमें काफ़ी निम्न स्तर का है वो, जैसे कि साफ़ पानी पीने को नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अस्पताल नहीं है। सेकंड कहता है कि जो पावर है, जो रिसोर्सेज हैं, वो कुछ सर्टेन लिमिटेड लोगों के हाथों में बंधे हुए हैं। मतलब क्या है, आप देखोगे डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं ऐसे, बेसिकली क्या है, आई थिंक मोर देन 50% लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। सोचो कैसी स्थिति वहाँ पर है। थर्ड कहता है कि जो जॉब के ट्रेंड्स हैं वो चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या है, पहले क्या था, आपने देखा था इंडस्ट्रियल बूम हुआ, लोगों ने पढ़ाई की, उसके लिए काफ़ी प्रयत्न किया, जॉब लिया। अब क्या है कि जो नए स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो यूथ के पास नहीं मिल पा रहे हैं उनको, ठीक है। फोर्थ कहता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि क्लाइमेट के प्रति उनका सजग होना, इन्वायरमेंट के प्रति यूथ का सजग होना, ये कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज हैं जो हर जगह देखने को मिलेंगे। कंट्रीज भले अलग हो, कॉन्टिनेंट्स भले अलग हो, बट ट्रेंड में यही है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं। क्या इन मूवमेंट्स को जो अर्लियर यूथ मूवमेंट्स हुए हैं उससे भिन्न बनाती हैं, उससे अलग करती हैं। तो पहला कहता है नॉन ट्रेडिशनल है ये। किस प्रकार से नॉन ट्रेडिशनल है, देखो एक तो ठीक है सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, अच्छी चीज़ है। सबसे देखो जो बड़ी बात देखी गई है कि ये वीकेंड्स पे, छुट्टी के दिनों में आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फिर वापस काम पे चले जाते हैं। तो ये इनकी देखो खासियत है। चलो अब देखते हैं हम इसके कोर में, देखो क्या है। तो कोर में ये है कि डिस्पाइट द इश्यूज बीइंग यूनिवर्सल, मतलब क्या है कि मुद्दा जो उठा रहे हैं ये लोग वो काफ़ी जेनरिक नेचर का है, काफ़ी यूनिवर्सल है, कुछ खास नहीं है। लेकिन मतलब क्या है इसका, कि ऐसे मुद्दे हैं जो हर तबके के लोग को प्रभावित करते हैं, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई हो। बट प्रोटेस्ट करने के लिए सिर्फ जेनजीज ही क्यों सामने आए, इसको देखते हैं हम, ठीक है। चलो देखो इसके 3 बेसिक कॉजेज हैं। पहला कहता है कि जेनजीज हैव ग्रोन अप विथ स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, मतलब उनको आता है, यूज़ करना आता है। सेकंड कहता है कि जहाँ भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं वो ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर क्या है, यूथ का प्रभुत्व ज़्यादा है। मतलब क्या है, मोर देन 50% वहाँ पे यूथ हैं, ठीक है। थर्ड कहता है कि चेंजिंग जॉब स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है कि जो काम करने का तरीका है, पहले था कि ऑफिस जाना, घर आना, ठीक है। अब क्या है, हम फ्लेक्सिबल हो गए हैं, हम घर से काम कर लेते हैं, हमारे काम का तरीका देखो बदल गया है। तो बेसिक मुद्दा यहाँ पर ये है कि प्रोटेस्ट, मतलब इश्यूज तो हर कंट्रीज़ में है, बट प्रोटेस्ट वहीं हो रहे हैं जहाँ पर यूथ का डोमिनेशन ज़्यादा है। मतलब क्या है, 50% से ज़्यादा यूथ है। देखो इस आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स भी दिए गए, देखते हैं उसको। फर्स्ट कहता है कि मोरक्को क्या है, देखो मोरक्को क्या है, एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। सेकंड कहता है कि जो मेडागास्कर है वो इंडियन ओशन के भीतर है। थर्ड फैक्ट देखते हैं, यहाँ देखो क्या कहता है, मोरक्को इज अ मोनार्की। किस प्रकार की मोनार्की है, संवैधानिक मोनार्की है ये, ठीक है। फोर्थ फैक्ट कहता है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड क्या है, एक मैसेजिंग ऐप है। व्हाट इज डिस्कॉर्ड, एक मैसेजिंग ऐप है, यहाँ देखो। जेंजी माडा, व्हाट इज जेंजी माडा, तो मेडागास्कर में जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था उसके उसके ग्रुप का नाम क्या था, जेंजी माडा, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में ये। एक और चीज देखते हैं, यहाँ देखते हैं, हाँ, मोरक्को विल को होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2030, ठीक है। छोटा सा फैक्ट था ये। चलिए लास्टली करना क्या है आपको, क्वेश्चन दिया गया है, हाउ इज यूथ लेड एक्टिविज्म, जो प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं, बोथ अ कॉज, एक कारण भी है, कॉन्सिक्वेंस, एक नतीजा भी है, ऑफ चेंजिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर। क्योंकि देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक ट्रेंड देखो डेवलप कर रहा है ये, इसी प्रकार से कोई बदलाव आता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आप डिस्कस करो, कोई दिक्कत होती पूछो मेरे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।